क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक ऐसा भी दौर था जब मेड इन इंडिया का मतलब आज से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। आज हम इतिहास के एक ऐसे बड़े मोड़ पर नजर डालने वाले हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो जब कारखाने नहीं थे तब मेड इन इंडिया टैग का असल में मतलब क्या था? ये सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में वापस ले जाता है जो आज से बहुत अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां भारत ग्लोबल ट्रेड का आप कह सकते हैं एक तरह से सेंटर था। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि औद्योगिक क्रांति से पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती कैसे थी और भारत का उसमें क्या रोल था। अब यहाँ एक थोड़ा भारी भरकम शब्द आता है, आद्य औद्योगिकरण, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। आसान भाषा में कहें तो ये कारखानों से पहले का बड़े पैमाने वाला प्रोडक्शन था। सोचिए, कारीगर अपने गांव में अपने घरों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ सामान दुनिया भर के बाजारों में बेचा जा रहा है। मतलब ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाती हैं। एक तरफ है कारीगर जो धीरे धीरे बड़ी कुशलता से अपने समुदाय से जुड़कर काम करते थे, और दूसरी तरफ है कारखाने जहां तेजी से बड़े पैमाने पर और सेंट्रलाइज तरीके से काम होता था। ये सिर्फ प्रोडक्शन के तरीके में बदलाव नहीं था, ये समाज के पूरे ताने बाने में एक जबरदस्त बदलाव था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने औद्योगिक क्रांति की इस आग को भड़काया? इसके लिए हमें ब्रिटेन की तरफ देखना होगा, जहां कुछ खास आविष्कारों ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। स्पिनिंग जेनी ने धागा बनाने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। फिर पावर लूम आया जिसने उस धागे से कपड़ा बनाने की स्पीड को और भी तेज कर दिया। और फिर स्टीम इंजन ने इस पूरे प्रोसेस को पानी के सोर्सेस से आजाद कर दिया। अब कारखाने कहीं भी बन सकते थे। ये इनोवेशन का एक तूफान था जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। जरा सोचिए उस किसान के बारे में जिसका परिवार पीढ़ियों से जमीन पर काम कर रहा था और अचानक काम के लिए एक भीड़भाड़ वाले अनजान शहर जाना पड़ा। यही वो हकीकत थी जिसका सामना लाखों लोगों ने किया। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक उथल-पुथल थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में दो देश हैं, ब्रिटेन और भारत, और एक ही इंडस्ट्री, कपड़ा। ये दो तरह के टेक्सटाइल्स की कहानी है और कैसे एक का उदय दूसरे के पतन का कारण बना। औद्योगिक क्रांति से पहले दुनिया का कपड़ा बाजार कैसा दिखता था? जवाब बहुत साफ है, भारत ही बादशाह था। भारतीय कपड़े अपनी क्वालिटी, अपने डिजाइन और अपनी कारीगरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे, और ब्रिटेन, वो तो इस खेल में एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी था। इसे ऐसे समझिए कि 18वीं सदी में दुनिया में बनने वाले हर 4 कपड़ों में से एक, जी हाँ एक, भारत में बनता था। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं थी, ये एक ग्लोबल पावर हाउस था। तो फिर अचानक क्या बदल गया? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, ये राजनीति की भी बात थी। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे उनके अपने कारखानों को फायदा हो। उन्होंने भारतीय टेक्सटाइल्स पर भारी टैक्स लगाए और अपने सस्ते मशीन से बने कपड़ों से भारतीय बाजार को पाट दिया। और नतीजा हैरान कर देने वाला था। कुछ ही दशकों के अंदर पासा पूरी तरह से पलट गया। अब ब्रिटेन कपड़ा उद्योग का नया बादशाह था और भारत अपने ही देश में एक कस्टमर बनकर रह गया था। ये ग्लोबल इकोनॉमी को मानो पूरी तरह से दोबारा लिखने जैसा था। इस आर्थिक बदलाव का भारत के आम लोगों पर क्या असर पड़ा? ये कहानी सिर्फ नंबरों और चार्ट्स की नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी की कहानी है जो हमेशा के लिए बदल गई। भारतीय बुनकरों के लिए ये एक तबाही से कम नहीं था। रातों रात उनके ग्लोबल मार्केट खत्म हो गए, उनके करघे शांत पड़ गए, पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर बेकार हो गया। जो कभी दुनिया के लिए प्रोड्यूसर्स थे, वो अब अपने ही देश में सस्ते ब्रिटिश सामानों के कंज्यूमर बन गए थे। 1834 में भारत के गवर्नर जनरल ने जो कहा वो इस त्रासदी की भयावता को दिखाता है। उन्होंने कहा, कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। इससे ज्यादा भयानक तस्वीर और क्या हो सकती है? पर यह कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। इस दौर में जो पैटर्न बने, उनकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है। आइए देखते हैं कैसे।
इसे एक नई इकोनॉमिक साइकिल की तरह सोचिए। पहला स्टेप, भारत कच्चा माल जैसे कपास उगाता है। दूसरा स्टेप, उसे ब्रिटेन भेजा जाता है जहां कारखाने उसे कपड़े में बदलते हैं। और तीसरा स्टेप, उसी तैयार कपड़े को मुनाफे के साथ वापस भारत को ही बेच दिया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे एक देश को अमीर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, दूसरे की कीमत पर। तो असली बात क्या है? असली बात है निर्भरता, एक डिपेंडेंसी का पैटर्न बनाना। भारत एक सप्लायर और एक मार्केट तो बन गया, लेकिन अपनी किस्मत का मालिक नहीं रहा। ये एक ऐसी विरासत है जिसके साथ आज भी कई देश संघर्ष कर रहे हैं। तो अगली बार जब मेड इन टैग वाला कोई कपड़ा देखें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर। अतीत के वो कारखाने और वो औपनिवेशिक व्यापार के रास्ते आज के ग्लोबल सप्लाई चेन्स को किस तरह से आकार देते हैं, क्योंकि इतिहास कभी भी सच में अतीत नहीं होता। फ्यूचर का टाइम आ गया है, ब्रांड प्रमोशन का नेक्स्ट लेवल। वेलकम टू नेक्स्ट जेन प्रोमो। आज का मार्केट डिजिटल है, कंपटीशन भी क्रिटिकल है। सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं, प्रमोशन होना विजिबल है। हम लाए स्ट्रैटेजी स्मार्ट, क्रिएटिव विजुअल्स, पावरफुल स्टार्ट। ब्रांड को मिलेगी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, मार्केट में बनेगी ऑथोरिटी। नेक्स्ट जेन प्रोमो, नेक्स्ट जेन ग्रो, ब्रांड को मिले फ्यूचर का बूस्ट। नेक्स्ट जेन प्रोमो, स्मार्ट प्रमोशन, डिजिटल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्टार्टअप हो या बिजनेस बड़ा, हर ब्रांड को चाहिए नया पड़ाव। स्टोरी टेलिंग से इम्पैक्ट क्रिएट, ऑडियंस कनेक्ट, दैट इज ग्रेट। वीडियो एड्स, ब्रांड इन फ्लो, हर प्लेटफॉर्म पे ब्रांड को ग्रो। नेक्स्ट जनरेशन मार्केटिंग प्लान, यही है सक्सेस का न्यू स्कैन। नेक्स्ट जेन प्रोमो, डोंट जस्ट प्रमोट, प्रमोट स्मार्ट, प्रमोट नेक्स्ट जेन। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से ये आसान भाषा में समझाया जाता है। दिखावे से बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।